वर्तमान में हमने महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत दादा को खो दिया। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटना पहली बार हुई। इतिहास को देखें तो ऐसे दर्दनाक हादसे आजादी के पहले और बाद में घटित हुए हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो इन हादसों को हमने कई दिग्गजों में खोया है। सबसे ज्यादा सत्ता के गलियारों में इन हादसों ने क्षति पहुंचाई। कभी खराब मौसम, कभी तकनीकी, कभी मानवीय चूक, लेकिन हर बार एक ही देश के लिए अपूरणीय क्षति। आखिर कब तक होते रहेंगे ये हादसे? क्या हमारी विमान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पुख्ता है? और क्या हर दुर्घटना के बाद दिए गए निर्देश सिर्फ कागजों तक सीमित है? अजीत दादा का इस तरह जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, बल्कि एक अनुभव, एक सोच और एक दौर का अंत है। आज हम आपको बताएंगे भारत के वो बड़े नेता जो विमान हादसों में हमेशा के लिए इतिहास बन गए। विमान हादसे में हमने सबसे पहले देश के महान परमाणु वैज्ञानिक 24 जनवरी 1966 को भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा एयर इंडिया के विमान हादसे में फ्रांस के मोंट ब्लांक पर्वत पर खोया था। इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी यात्रियों की भी मौत हो गई थी, जिससे भारत के परमाणु अनुसंधान को गहरा झटका लगा। The immense concentration of atomic energy has made possible other developments whose immediate results have been less happy and which have placed a pall of fear over the peoples of the world. I refer, of course, to the development of atomic and hydrogen bombs. A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. वही 23 जून 1980 को दिल्ली के सफदरगंज एयरपोर्ट के पास एक छोटे निजी प्रशिक्षण विमान के क्रैश में कांग्रेस नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की मौत हो गई। वे स्वयं विमान उड़ा रहे थे। इस हादसे ने देश और कांग्रेस पार्टी को स्तब्ध कर दिया। संजय गांधी को सत्ता का भविष्य माना जाता था और उनकी असामयिक मृत्यु से कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इंदिरा गांधी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और भारतीय राजनीति की दिशा भी एक नई मोड़ पर आ गई। कि बहुत साल हुए हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज होता था। अंग्रेज हिंदुस्तान में आए किस लिए थे? वो यहाँ इसलिए आए कि उन्होंने सुना था कि हिंदुस्तान सारी दुनिया में सबसे धनी मुल्क है, तो यहाँ पे हिंदुस्तान का धन लेने आए। और जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि सिर्फ धनी मुल्क नहीं है, लेकिन एक बहुत शक्तिशाली मुल्क भी है। लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया। और कब्जा कैसे करा? ऐसे करा कि उन्होंने ये देखा कि जितने हिंदुस्तानी यहाँ हैं सारे आपस में झगड़ते रहते हैं, और एक दूसरे को आपस में झगड़वा दिया और अपना कब्जा ले लिया। अभी हाल में हिंदुस्तान में कुछ ऐसी शक्तियां पैदा हो गई थी जो फिर से हमें आपस में झगड़ा करवाना चाहते थे। कभी विद्यार्थियों से कहते थे कि पढ़ाई छोड़ दो, दंगा फसाद करो, बसें जला दो, रेल जला दो, सरकारी इमारतें वो जला दो। ये किस लिए कहते थे? कारखाने में जो मजदूर काम करते हैं उनसे कह देते थे कि स्ट्राइक करो, काम ना करो। अब पहले हमने देखा है कि जब दंगा फसाद होता है तो मुल्क का क्या नतीजा होता है? मुल्क का ये होता है कि हम कमजोर हो जाते हैं और बाहर वालों के नीचे दब जाते हैं। 30 सितंबर 2001 को प्रमुख कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की एक छोटे निजी विमान दुर्घटना में मौत हो गई। वे दिल्ली जा रहे थे जब उनका विमान पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। इस हादसे में उनके साथ कई अन्य लोग भी मारे गए, जिससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। माधवराव सिंधिया को एक शालीन, पढ़े लिखे और सर्व स्वीकार्य नेता के रूप में जाना जाता था, लेकिन उनकी असमय मृत्यु से ग्वालियर चंबल की राजनीति की दिशा बदल गई और युवा नेतृत्व का एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया। मुझे लगता है कि जो जातिवाद और धर्म के ऊपर जो एक जोर दिया गया, उससे काफ़ी कुछ अधिक प्रभावित लोग हुए हों, चाहे कम अवधि के लिए, पर निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ा होगा। इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि हमको भी थोड़ा बहुत इस पे आकलन करना पड़ेगा, एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हम में क्या कमियां रह गई। आखिर में इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे लिए बड़ा निराशाजनक परिणाम है और पार्टी को इसके बारे में काफ़ी कुछ आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा।
वहीं 3 मार्च 2002 को लोकसभा स्पीकर और तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ नेता MC बालयोगी की आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पर बैठे सबसे शांत चेहरे का इस तरह चले जाना संसद की कार्य प्रणाली पर असर डालने वाला साबित हुआ और इसके बाद देश भर में VIP उड़ानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। I, GMC Balayogi, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. 17 अप्रैल 2004 को प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सौंदर्या की उस वक्त मौत हो गई जब उनका छोटा विमान बेंगलोर से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वे चुनाव प्रचार के लिए जा रही थी और इस हादसे में कई अन्य लोगों की भी जान चली गई, जिससे फिल्म जगत को अपूर्णीय क्षति हुई। वहीं 31 मार्च 2005 को हरियाणा के प्रमुख नेता और उद्योगपति कांग्रेस नेता OP जिंदल की उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। इस दुर्घटना ने न सिर्फ उद्योग जगत बल्कि हरियाणा की राजनीति को भी गहरे रूप से प्रभावित किया। दो सितंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की नल्लामाला के जंगलों में खराब मौसम के दौरान हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत। इस हादसे ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे राज्य को गहरे सदमे में डाल दिया। YSR को एक ऐसे जननेता के रूप में याद किया जाता है जिनके लिए लोग सड़कों पर रो पड़े और जिनकी मृत्यु के बाद आंध्र की राजनीति 2 हिस्सों में बंट गई। इसी दौर में जगन मोहन रेड्डी का उदय हुआ और आगे चलकर राज्य विभाजन तक की कहानी लिखी गई। वहीं 30 अप्रैल 2011 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री डोरजी खांडू की भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, जिसने पूर्वोत्तर भारत की राजनीति को झकझोर कर रख दिया।
दिसंबर 2021 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे में पत्नी समेत 13 अन्य लोगों के साथ मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और इसे देश की सैन्य आत्मा पर लगे बड़े झटके के रूप में देखा गया। तीनों सेनाओं में शोक की लहर दौड़ गई। रक्षा व्यवस्था और VIP एयर सेफ्टी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई। The armed forces have also enhanced India's image abroad. Our forces, in support of the foreign policy of the government, have projected military power to usher peace and for conflict resolution in Bangladesh, Sri Lanka, and Maldives when requested by our neighbors. Since the mid-1950s, the armed forces have been deployed in a large number of UN peacekeeping missions all over the world. They have worked in Korea, Congo, Gaza, Cambodia, Angola, Somalia, Rwanda, Namibia, Sudan, and many other countries and done the nation proud. वही 12 जून 2025 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की अहमदाबाद से उड़ान भरते समय हुए छोटे विमान हादसे में मौत हो गई। इस दुर्घटना में 243 लोगों की जान चली गई, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे, जिससे भाजपा और गुजरात की राजनीति को गहरा आघात पहुंचा। अभी हाल ही में 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पुणे के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। इस हादसे में 4 अन्य लोगों की भी जान गई, जिसने एनसीपी और महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ा झटका दिया। अजित पवार को एक मजबूत, निर्णायक और जमीनी नेता के रूप में जाना जाता था, जिनका राज्य की राजनीति में लंबा और प्रभावशाली सफर रहा। उनके असमय निधन से एनसीपी को बड़ा झटका लगा है और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खालीपन पैदा हो गया। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो सवाल यह है कि आखिर राजनीतिक लोग एयर ट्रेवल में ज्यादा जोखिम क्यों उठाते हैं? विशेषज्ञों की माने तो नेता अक्सर कम समय में कई जगहों पर पहुंचने का दबाव और हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों का ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो मौसम की मार और तकनीकी खराबी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। लिहाजा खराब मौसम, समय का दबाव बार बार ऐसी यात्राओं के लिए मजबूर होते हैं। अंततः ऐसी दुर्घटनाएं पेश हो जाती है। फिर इन हादसों के बाद मीडिया और सोशल मीडिया में साजिश के सवाल भी तेजी से खड़े होने लगते हैं। सवाल यह है कि कहीं बिना जांच या पुष्टि के बिना उड़ान तो नहीं भरी और कहीं भावनाओं के साथ अफवाहें फैलती है।
सच और सनसनी के बीच की यह लड़ाई अक्सर जांच से पहले ही लोगों के मन में घर बन जाती है। आसमान में हुए ये हादसे सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए। एक हादसा सिर्फ एक नेता की जान नहीं लेता बल्कि एक पूरे दौर, एक सोच और लाखों उम्मीदों को भी साथ ले जाता है। इन हादसों के बाद हर बार शोक मनाया जाता है, जांच बैठती है, रिपोर्ट आती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या जमीन पर वाकई ठोस बदलाव होते हैं? क्या उन सबको ईमानदारी से लागू किया जाता है ताकि भविष्य में किसी और परिवार को यह दर्द न झेलना पड़े? इन सब घटनाओं को लेकर एक और अहम सवाल उठता है, जब किसी कंपनी के विमान बार बार हादसों का शिकार होते हैं तो फिर क्यों उसी कंपनी के विमानों को शासकीय सेवाओं में उपयोग किया जा रहा है? क्या ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी? क्या दोषी विमान कंपनियों पर रोक लगेगी या ये सब कुछ ही दिनों की सुर्खियों तक सीमित रह जाता है? अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है भारत में वीआईपी उड़ानों की सुरक्षा पर्याप्त है या इसमें और बड़े और कड़े नियमों, आधुनिक तकनीक और विमान कंपनियों पर सख्त निगरानी की जरूरत है? अपनी राय अपने कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मिलते हैं तथ्यवानी के साथ एक और नई कहानी पर।